चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये अदर फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा ये है स्कैम। देखो भाई, स्कैम कभी भी अच्छे तो समझे जाते नहीं और ना ही अच्छे माने जा सकते हैं। स्कैम दो तरह के हो सकते हैं। पहला, कंट्री में स्कैम होते हैं। हमारी कंट्री में 2006 में आपने देखा, 2006 से 8 में कोलगेट स्कैम हुआ, 2G 3G स्कैम हुआ, देखा ना आपने, कॉमनवेल्थ गेम, बहुत सारे स्कैम हुए। पर ये जो 2G 3G स्कैम था और कोलगेट स्कैम था, ये बहुत बड़े स्कैम थे। इसमें सरकार के पूरे जो डिपार्टमेंट थे वो इन्वॉल्व थे। जो कॉमनवेल्थ गेम है ये तो बहुत छोटा सा स्कैम था, पर कोलगेट स्कैम तो बहुत बड़ा था। हर्षद मेहता का बहुत बड़ा था। पर हर्षद मेहता वाला ना, देखो यार, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट का ही बंदा था तो थोड़ा सा ना एक सिंपैथी भी है। वो एक्चुअली में स्कैम नहीं था। हर्षद मेहता में ना मैनिपुलेशन कहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, हम मैनिपुलेशन कहते हैं उसको, क्योंकि शेयर के भाव बढ़ाए जा रहे थे जिसे आप मैनिपुलेशन बोलोगे। अब स्कैम का मतलब होता है कि आपने किसी से गमन कर लिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी के पैसे मार लिए चीटिंग के थ्रू। पर यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा था जिसका फ़ायदा, देखो मैं बोलता हूँ आपने एक शेयर खरीदा, शेयर का प्राइस 100 गुना हो गया, फ़ायदा हुआ ना आपका, किसी ना किसी का फ़ायदा हो रहा है। अब नुकसान किसका हो सकता है शेयर के ऊपर जाने से? शॉर्ट सेलर का हो सकता ही हूँ तो, पर अधिकतर लोग तो अगर बाय में बैठे हैं तो सबका फ़ायदा हो रहा है। हर्षद मेहता क्या करता था, पैसों को गलत तरीके से, अब किसी के लिए वो तरीका सही था पर इसके लिए गलत हो गया, तो मेरे को इससे बेचारे से बड़ी सिंपैथी है कि यार तेरा तो लक खराब था, अदरवाइज तो अगर तेरा सिक्का चल जाता तो चीज़ें कुछ दूसरी तरह से होती। तो वो क्या करता था, पैसे का जो हेर फेर करता था ना उधारी लेकर, उससे स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करता था, जो कि सेबी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फिर ये चीज़ों को सुधारा, उसी को हमने स्कैम का नाम दे दिया। ठीक है, पर मेरी नज़र में स्कैम कम, मैनिपुलेशन ज़्यादा थी, है ना। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कैम की। तो स्कैम या तो कंट्री में होता है या किसी कंपनी में होता है। अब देखो, कंपनी के स्कैम बहुत सारे हो सकते हैं। सत्यम हो सकता है, यस बैंक हो सकता है, DHFL जा सकता है, सारा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल कंपनीज हैं जहाँ पे स्कैम हुआ। अब यहाँ पर दो लर्निंग है आप लोगों के लिए, दो लर्निंग। अगर स्कैम हो रहा है कंट्री में तो पूरे देश की छवि खराब होगी, FIIs DIIs अपना हाथ निकाल लेंगे और बड़ी सेलिंग आएगी जिससे मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म में भी बहुत बुरा स्कैम है अगर हुआ तो, क्योंकि कोई भी FII नहीं चाहता कि वो किसी ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पे स्कैम होते हैं। अगर स्कैम है कंपनी में तो ये बेहतर सिचुएशन नहीं है, पर पूरी मार्केट की तुलना में यहाँ पर डेंट थोड़ा कम लगेगा, कंपनी में ही लगेगा। देखो यहाँ तो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, पर यहाँ पे कंपनी का शेयर का प्राइस ही क्रैश होगा। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है, पहले तो यहाँ की लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो जब किसी कंट्री में स्कैम होता है तो आपको टेम्परेरी पैसा निकाल लेना है और सारी चीज़ों को सेटल डाउन होने देना है। मार्केट या तो इतना करेक्ट हो जाए कि वहाँ पे फर्दर करेक्शन की गुंजाइश ना हो तो पैसा डिप्लॉय कर दो, या अगर शॉर्ट टर्म में तुम्हें लगता है मार्केट का बॉटम हो गया तो फिर कर दो। पर टेम्परेरी मार्केट के लिए ये कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मार्केट काफ़ी गिर सकती है। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है तो आपको पता है क्या करना है। अब अगर कंपनी में स्कैम हुआ तो कंपनी का स्कैम इसकी तुलना में काफ़ी छोटा माना जाता है, पर उस कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बुरा माना जाएगा। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस भी कंपनी में स्कैम हुआ है ना, उनके शेयर के प्राइस डबल डिजिट में जाते हैं। 1000 रुपये का शेयर 100 रुपये के नीचे जाएगा तो 90% तो कैपिटल इरोड होगा। तो यहाँ पर दिल पे पत्थर रखकर 10-20% का लॉस ले लो यार, क्या दिक्कत है। और जब मार्केट में शेयर का प्राइस 10% ही मतलब बचे, यानी 90% तक करेक्ट हो जाए, थोड़ा बहुत री इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वहाँ से अगर वो मान लो 4-5 गुना हुआ तो आपकी कुछ रिकवरी हो जाएगी, ये हो सकता है। और हमने देखा ऐसा होता है अच्छे शेयर्स में। वैसे शेयर्स अच्छे नहीं होते हैं, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ही आ गया तो काहे के अच्छे, पर हमने देखा है कभी पेनी स्टॉक बन जाए वो शेयर तो रिकवरी वहाँ से ज़रूर लेते हैं और कुछ रिटर्न मिल जाता है। तो मैं बोलूँगा नहीं कि आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा ऐसे शेयर्स में करना क्या है, यानी आपको एग्जिट लेना है और आपने इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे टाइम पर ये करना है। दूसरा फैक्टर होता है रेटिंग एजेंसीज और ब्रोकर्स रिपोर्ट। अब रेटिंग एजेंसी कौन होती है? इकरा, क्रिसिल, मूडी, S&P 500, ये रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी का काम होता है दुनिया की इकोनॉमी को रेट करना, ठीक है। और ब्रोकर्स का काम होता है किसी पर्टिकुलर शेयर पर रिपोर्ट निकालना, अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना।
अब मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा ब्रोकर जैसे मोतीलाल ओसवाल, उनके पास मान लेते हैं 2 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर है, तो वो एक रिपोर्ट निकालते हैं XYZ का टारगेट डबल का दे रहे हैं, तो बहुत सारे जो उनके बायर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो शेयर को बाय करेंगे इस रिपोर्ट के बाद, तो मार्केट में उस शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह से रेटिंग एजेंसी जब किसी कंट्री को डाउनग्रेड कर देती हैं तो पूरा मार्केट नीचे जाता है, और अपग्रेड कर देती हैं तो ऊपर जाता है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट को देखकर बहुत सारे FIIs उस कंट्री में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, इन दोनों के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना। शॉर्ट टर्म में हम वही काम करेंगे जो ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट आती है वो इनके द्वारा ही आती है, जो ये बोलते हैं, तो ये मार्केट को शॉर्ट टर्म में काफ़ी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात को। अब यूँ तो ये जो फैक्टर है ये एक पैरामीटर है रेशोज़ का, पर ये मैं यहाँ पर इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको। बाकी कंपनी से रिलेटेड तो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। अब ये मार्केट पी से हमें पता चलता है कि मार्केट कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। तो सबसे पहले समझते हैं पी क्या होती है। देखो निफ्टी 50 पर इसे अप्लाई किया जाए तो आप ये समझ लो कि निफ्टी 50 की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जब हम उसको उसकी अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो मार्केट पी कहलाएगी। ठीक है, अब ये मार्केट पी का नॉर्मल 3 तरह से मार्केट पी देखी जाती है। देखो अगर मार्केट पी है 18 से 20 तो ये एक्सट्रीमली चीप वैल्यू है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी वैल्यू है, यानी एक्सीलेंट या गुड बोल सकता हूँ मैं इसको, यानी ये गुड वैल्यूएशन है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। देखो जब मार्केट में कोई वैल्यूएशन आती है तो आप दुनिया से पूछते हैं अरे यार मार्केट और कितना गिरेगी, आप पूछना बंद कर दोगे ना। जब भी मार्केट आपको इस वैल्यूएशन पे मिले, बिना किसी से पूछ के पैसा लगाओ ना, पैसा बनेगा। अब दूसरी चीज़, जब भी 27 से 30 का पी होगा तो ये वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होती है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस हाई होंगे, तो हमें अवॉइड करनी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कब पैसा लगाना कब नहीं लगाना, इसे देखकर हम ये काम कर लें। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।